हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट में जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल था उसकी मंजूरी और इसी हवाले से जो अपोजिशन की आवाज़ें सामने आ रही हैं। सेनेट में हुकूमत पर एक अददी अक्सरियत रखने के बावजूद जो अपोजिशन है वो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल ना रोक पाई। हुकूमत एक वोट से उन्होंने इस बिल को मंजूर करवा लिया है। चेयरमैन सेनेट के मुताबिक जो हुकूमती बिल था इसकी हमायत में 43 जबकि मुखालफत में 42 वोट्स आए। दिलचस्प बात मगर ये है कि आज बिल की मंजूरी के वक्त जो सेनेट अपोजिशन लीडर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो ऐवान से गैर हाजिर थे। और नवाज़ लीग के भी जो 4 सेनेटर्स थे वो चाहे वो बीमारी हो या ज़ाती मसरूफियात उनके बायस वो कार्रवाई का हिस्सा ना बन सके। इसके साथ साथ ये भी खबर आई मीडिया में कि जो दिलावर खान ग्रुप हैं उसके सरबरा दिलावर खान साहब ने भी हुकूमती बिल के लिए वोट डाला। बिल की जो मंजूरी हुई उस वक्त सेनेट के अंदर तो जो शोर मचा सो मचा, मगर बाहर बाद में भी बहुत कयासराई और बातें हो रही हैं। नवाज़ लीग के सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो ऐवान से गैर हाज़िरी है उस पर सवाल उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मगर इस पे मौक़िफ़ ये सामने आया है कि जो आज इजलास था उसकी इत्तला जो है वो गुज़िश्ता रात देर से दी गई और इसकी वजह से जो अराकीन हैं वो इस्लामाबाद वक्त पे ना पहुंच सके। अपोजिशन की जो ये अक्सरियत है इसके बावजूद जो सेनेट में ये एक शिकस्त हुई है, ये कैसे वक्त में हुई है जब बहुत कयासराई हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद जो है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर ये अब बातें जो हैं या ये जो कयासराई है इसका क्या होगा ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली इस बिल की मंजूरी को अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और सहाफ़ी और तज्जियाकार महबल सरफराज साहिबा। बट उससे पहले हम ब्रीफली बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी सेनेटर साहब, सर आज क्या हुआ? ये जो सारा मामला था नंबर्स की सुबह से कंफ्यूजन चल रही थी। आप लोग कह रहे थे कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं है, बट इवेंचुअली वो बिल मंजूर भी उन्होंने करवा लिया। बुनियादी तौर पे तो अपोजिशन की सुबकी है आरिफा कि हमारे पास मेजॉरिटी होने के बावजूद जब भी कोई अहम मौका आता है, कोई अहम लेजिस्लेशन होती है या इलेक्शन होता है, जिस तरह चेयरमैन सेनेट का हो या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हो या उनके ऊपर तहरीक एतमाद की रेजोल्यूशन हो, मोशन हो या FATF की लेजिस्लेशन हो, अददी अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकती और ऐन मौके पर आकर हमारे मेंबरान की तादाद कम हो जाती है और हुकूमत को एक वॉक ओवर मिल जाता है। ये एक दफा फिर एक लंबी लाइन है जो हमारे साथ वाकयात पेश आ चुके हैं जिनमें पहले हमें सुबकी हुई, ये आज उनके अंदर ऐड हो गया। बट सेनेटर साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब की पता नहीं ट्वीट आपने देखी है कि नहीं, बट सुबह से वो TV चैनल्स पर चल रही है। वो तो बड़ा वो सख्त सा हम अगर कह सकते हैं तो सवाल उठाया उन्होंने कि गिलानी साहब मौजूद नहीं थे। जाहिरी बात है जी, अगर ऑपोजिशन लीडर मौजूद नहीं होंगे तो सवालात तो उठेंगे। अब बुनियादी तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत से हुकूमत नहीं हो रही और ऑपोजिशन से ऑपोजिशन नहीं हो रही। आज का जो मौका था उसमें ऑपोजिशन लीडर को मौजूद होना चाहिए था। वो अपनी निजी मसरूफियात की बिना के ऊपर नहीं आए, उनके लिए शायद आना मुश्किल था। और बाकी सारे मेंबरान एक कसीर तादाद में पहुंचे हुए थे, हाउस के अंदर मौजूद थे।
और जो मेंबरान हमारे नहीं आ सके, कुछ के जेन्युइन रीजंस भी थे। जिस तरह हमारी पार्टी के सिकंदर मेंद्रो साहब हैं, वो उनकी कैंसर का इलाज हो रहा है अमेरिका में, वो इस वजह से नहीं आ सके। कुछ मेंबरान, चंद मेंबरान कोविड का शिकार हैं, वो नहीं आ सके। तो कुछ लोगों के जेन्युइन रीजंस भी थे और फिर कुछ लोगों की निजी मसरूफियात भी थी जिनकी बिना पर वो नहीं। तो सेनेटर साहब, जो ये ऑपोजिशन की तरफ से ही आवाज आ रही है कि हुकूमत ने बताया बहुत आखिरी मौके पे और लोग इस्लामाबाद में थे नहीं, वाज इट रियली एज अनएक्सपेक्टेड एज इट्स बीन पेंटेड आउट टू बी, कि आज ये सेशन था और मतलब कि ये बिल जो था प्रेजेंट होगा? जी सर। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। ट्यूसडे को हाउस एडजर्न हुआ है टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे 10:30 in the morning। तो हम सब के इल्म में था कि जुम्मे को सुबह 10:30 बजे इजलास होना है। और फिर हमारे इल्म में ये भी था कि 2 तारीख एक कट ऑफ डेट है जो IMF की तरफ से सेट की गई है, कि जो प्रायर कंडीशंस थी, जिनमें एक मिनी बजट था, इजाफी 350 अरब रुपए के टैक्सेस थे और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल था, कि 2 तारीख से पहले जब IMF के बोर्ड में ये कंसिडर होना है तो हमने ये 2 कंडीशन उनकी तरफ से पूरी करनी है। तो हमें पता ये नहीं आना है, इसकी वजह से चौकन्ना भी थे, चौकस भी थे, लेकिन बाहर और कुछ हमारे लीडरान की मजबूतियात आ रहे हैं। बिल्कुल सही। अब हम गुफ्तगू करते हैं अपने 2 मेहमानों से, आमिर ज़ियाद साहब और मेहमल सरफराज साहिबा। जी, आपने सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की गुफ्तगू तो सुन ली होगी। आमिर ज़ियाद साहब, सर वही सवाल जो मैं उनसे पूछ रही थी अब मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ कि ये जो आज का वाक़या हुआ, क्या इसके बाद भी फिर हम अब कोई यकीन रखें इस बात पर या संजीदा लें इस बात को कि ये जो PDM है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये फिर से इकट्ठे हो सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आ सकते हैं? अब ये जो जिनकी गहरी नजर है सियासत पर, वो मतलब है इस वाक़े से पहले भी वो कह रहे थे कि जो PDM और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के साथ मिलके चलना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहमी तज़ादात बहुत हैं और एक दूसरे पे इत्मीनाद की कमी है। अब पीपल्स पार्टी के बारे में मैं यही कहूंगा कि वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि एक मरतबा फिर बहुत ही बारीकी के साथ जहां पर जरूरत थी हुकूमत को मदद की, इन्होंने वो मदद फराहम की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नून लीग ने जब उसके ऊपर दबाव आया है या नून लीग ने जो है कोई बहुत जबरदस्त कोई कॉज जो है बड़ा चैंपियन किया हो, उनको भी जब उन पर दबाव आया है, जहां जहां उनको अपने मफादात अजीज थे, तो जितने भी हमारे नाम नहाद जमहूरियत पसंद कहते रहे कि उन्होंने, चाहे वो आर्मी चीफ का मसला हो वोट डालने का या और कोई इस तरह की बात, डिसाइसिव जो इश्यूज हैं उस पर नून लीग ने टैक्टिकली इस चीज़ को सपोर्ट किया है। तो इससे इस चीज़ का बिल्कुल इजहार होता है कि इस हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की पोस्चरिंग चाहे कितनी जारहाना क्यों ना हो, लेकिन उनको भी पता है कि जनाब हमें किस हद तक जाना है, हमें इस हद तक नहीं आगे जाना कि वो कहते हैं कि एप्पल कार्ड को आप अपसेट कर दें। और उनको ये भी उस बात के साथ है कि जबकि इमरान खान की हुकूमत को 3.5 बरस हो गए हैं और उसमें किस हद तक आप हिद्दत बढ़ाएं कि अगर आप 4-6 महीने 8 महीने पहले ख़त्म भी कर दें हुकूमत के, तो खैर अभी ये सवालिया निशान है कि ऐसा ये करने में संजीदा है। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में इनकी सिंसियरिटी थी, लफाजी ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह के कामों के नुकसानात उनके भी जो संजीदा सियासतदान हैं उन्हें नज़र आते हैं कि जी अगर हमने एक गलत रिवायत डाल दी कि मादी में 2 हुकूमतों ने, पार्लियामेंट्स ने, बल्कि 2002 से जितनी पार्लियामेंट्स आई हैं उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है और इस मरतबा भी कोई इतना बड़ा क्राइसिस नज़र नहीं आता कि जनाब उसके ऊपर आप हुकूमतों को रुखसत कर दें। तो मैं यही कहूँगा कि जनाब ये जो एक बार बार सवाल, तो हमारे बहुत सारे जो सहाफ़ियों में दोस्त हैं और तज़कियाकारों ने बड़ी उम्मीद होती है कि जमहूरियत के चैंपियन मौलाना फजल रहमान बनेंगे या जमहूरियत की और अवाम की लड़ाई जो है, जमहूर की लड़ाई ये नवाज शरीफ साहब लड़ने आएंगे या बिल्कुल सही सर। सर ये जरा मेमल साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। जी मेमल साहिबा, आपने भी देखा, आई मीन सेनेटर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आमिर ज़िया साहब भी जो कह रहे हैं, क्या आप भी इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दबाव दोनों जमातें उतना ही लेती हैं और शायद संजीदा भी दोनों ये नो कॉन्फिडेंस मूव और इस सब में एक जितनी ही है? देखिए आरिफा, मेरे ख्याल में आपने जो अभी आपका रीसेंट कॉलम था
वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस जो अभी रिसेंट टाइम में आपने सारा जो आजकल हो रहा है उसके ऊपर आपने भी की थी। तो आपको मालूम है, मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर ही मालूम होगा कि किस तरीके से बैकडोर क्या चीज़ें चल रही हैं और सामने क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, बहुत सारे सहाफ़ी ये बात प्रिडिक्ट कर चुके थे कि ये बिल जो है जब भी पेश होगा ये पास हो जाएगा ऑपोजिशन की मिली भगत से। और जिस तरह मेरे ख्याल में अभी सेनेटर साहब ने कहा कि ऑपोजिशन नहीं करी और हुकूमत नहीं करी, तो ये चीज़ भी हमारे देखने में आई है। जहाँ तक ये बात है कि ऑपोजिशन जो है, आपने जो सेनेटर साहब से भी एक सवाल किया था कि क्या वो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस तरह की चीज़ पे इकट्ठे हो जाएंगे पीपल्स पार्टी और पीडीएम और जो बाकी दीगर जमातें हैं। लेकिन देखिए, सेनेट के अंदर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जहाँ डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी अददी जो है अक्सरियत थी, वो नहीं कर सके थे। अभी जिसका सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी हवाला दिया, तो एक जो इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना कि जहां पर आपके पास अक्सरियत है भी नहीं, तो वो तो फिर शायद कुछ इशारों किनारों के बगैर या कोई इस तरह की एश्योरेंस के बगैर तो नहीं हो सकता। लेकिन उसमें भी अगर मेमन साहबा, यही तो सवाल है, या इसमें तो उम्मीद भी तो यही दिलाई जा रही थी कि कोई इशारा मिल गया है तो वो प्लान कर रहे हैं जी। मतलब कि यही तो इशू था कि मतलब कि सबका ये भी ख्याल था कि जो एक इत्माद का फुकदान है दोनों जमातों में, वो भी ओवरकम हो जाएगा क्योंकि इशारा मिल गया है। देखिए आरिफा, वो तो आपको मालूम है कि जब वक्त आएगा और इशारा प्रॉपर ये होगा कि अब इस टाइम ये चीज़ करनी है, तो वो फिर हो जाता है। जहाँ तक ये बिल्स की बात है, आपको भी मालूम है कि इन बिल्स का पास होना कितना अहम था और इसको रोकने के लिए कोई इशारा नहीं था। तो इसलिए आप देख लें कि जो इशारों की हम बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी इशारों किनारों पर ही सब कुछ चल रहा है। और हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के लोग जो है वो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन के टाइम किस तरीके से कोई ना कोई चीज़ हो जाती है, किस तरीके से कोई उधर होते हुए भी कोई चले जाते हैं, कोई आते नहीं है। हमने ये नहीं है कि ये कोई वन ऑफ होती हैं इस तरह की चीज़ें। आप अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3-3.5 साल का उठा के देख लें, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, तो हमने देखा है कि किस तरीके से जहां पर हमें मालूम है कि इशारे करने वालों ने कुछ कहा है, तो उसके ऊपर फिर ऑपोजिशन क्या करती है। और ये चीजें बहुत से सहाफी जो है वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि इधर नुसरत जावेद साहब भी, सीनियर हमारे दूसरे भी कई लोगों ने पहले से ये चीजें प्रिडिक्ट की हुई थी कि उस दिन क्या होगा मामला। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सरप्राइज होना चाहिए आज के सेनेट के सेशन में जो भी चीजें हों। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें आमिर ज़िया साहब से और मेमल सरफराज साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं जो आज ऑब्वियसली सेनेट के अंदर सूरत हाल रही, नंबर्स की जो गेम नज़र आई हमें, और साथ में ओवरऑल सियासी सूरत हाल जो है। आमिर ज़िया साहब, जो वही मेमल सरफराज साहिबा ने भी उसको कोट किया जो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज साहब कह रहे थे कि हुकूमत से हुकूमत नहीं हो रही, अपोजिशन से अपोजिशन नहीं हो रही। पर सर, इस तरह के जो ये वाक़यात होते हैं, चाहे हम इशारे कह दें, अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं, क्या ये एक वजह तो नहीं है कि हुकूमत के ऊपर भी ना वो जिसको कहते हैं वो संजीदा उसको लेते ही नहीं मामलात को, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी उस तरह से पड़ी ही नहीं। दुरुस्त आपने फरमाया कि जहां भी हुकूमत बहुत ही मुश्किल उसमें कोने में फंस गई है, तो उसको मदद मिली, और इसमें कोई मतलब है वो वाली बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त हमारे यहाँ सियासत हो रही है पिछले गुज़श्ता कई सालों से, तो उसी का तसलसल है। एक बात समझनी चाहिए कि मुस्तफा खोखर साहब जो है वो बड़े मुझे दुखी नजर आए। एक तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी इस वक्त जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ है, मतलब वो इतने खुश नहीं है चीज़ों से जो कुछ उनकी पार्टी में हो रहा है, और उन्होंने मतलब सारे उन दुखों का इजहार भी कर दिया कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ से जो है ऑपोजिशन से ऑपोजिशन नहीं हो रही है, और वो जो अच्छा उनका जुमला था कि हुकूमत से हुकूमत नहीं हो रही है। तो उसी तनाजुर में हमें देखना चाहिए। लेकिन मेरा अर्ज ये करना है कि हमारे यहाँ संजीदगी का फुकदान जो है वो दोनों तरफ से है, और हमारे यहाँ जो बहुत सारे कहते हैं ना संजीदा और बड़े सिंसियर लोग ये समझते हैं कि जनाब ये पीडीएम जो है ये कोई जमहूरियत की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये कोई जमहूर की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं,
और या पीपल्स पार्टी जो है कोई बहुत जबरदस्त तरक्की पसंद जमात है और वो कोई कारनामा अंजाम दे देगी, तो मेरे ख्याल में हम जैसे जो हमेशा से इनके हवाले से बड़े स्केप्टिकल रहे कि जी नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इन जमातों की ख्वाहिश नंबर 1 यही है कि जी अपने लिए पोलिटिकल स्पेस क्रिएट करें, जो इनकी रूलिंग फैमिलीज हैं उनके लिए पोलिटिकल स्पेस क्रिएट करें, और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो जैसा भी मतलब है मुतनाज़ा है कुछ भी है उसको बचा के रखें उनसे, ताकि उनके जो बिजनेस एसेट्स हैं, उनकी जो दौलत है, उनकी जो सियासत है वो बच के रहे। तो ये लड़ाई जो है ये बुनियादी तौर पर ये अवाम के मफादात की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बालदस्त तबके की, यानी कि हमारी तीनों जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनका क्लास कैरेक्टर तो है कि आप मुझसे बेहतर जानती हैं, तो इनमें 19-20 का ही फर्क है। और उसमें अगर आप ये समझें कि जी ये आकर कोई कारनामा अंजाम देंगे तो वो हमें हमेशा से मतलब बाज़ दोस्त हमारे नाराज होते थे कि जब अब आमिर जा साहब आपने तो सर बहुत ही एक वो जो कहते हैं ना, यू पेंटेड अ वेरी ब्लीक पिक्चर। जी मेमल साहिबा, तो ये जो आमिर जा साहब बात करें, ये आई मीन ऑब्वियसली बिल्कुल इससे इख्तलाफ तो नहीं किया जा सकता, बट सचमुच क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारी सियासत इस वक्त हो रही है इसमें मतलब इसमें ना तो कोई मतलब कि जमहूरी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड हैं और ना लोगों की कोई इसमें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल बीइंग का एलिमेंट है? देखिए मैं इस चीज़ से जो है एग्री नहीं करती। मेरा अपना ख्याल ये ठीक है, ये नहीं है कि वो कोई बहुत कोई नजरियाती जंगें इधर लड़ी जा रही होती हैं या कोई ऐसी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट ये है कि ये सिविलियन हुकूमतें हैं। 2008 से हमारे यहाँ जो सिविलियन हुकूमतों ने अपनी मुद्दत भी पूरी की है, एंड आई होप कि ये वाली सिविलियन हुकूमत भी अपनी मुद्दत बिल्कुल पूरी करेगी, क्योंकि ये एक साइकिल बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि सिविलियन हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करती रहें, और इसी से मेरे ख्याल में कि जमहूरियत जो है वो कामयाब भी होगी और वो स्ट्रेंथन भी होगी। हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ओवर द इयर्स हमने देखा है होते हुए, जिसकी वजह से जमहूरियत और जिसकी वजह से हमारी सियासत को नुकसानात भी उठाने पड़े हैं। तो ठीक है, वक्त लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल प्रॉब्लम इस वक्त जो आरिफा मेरी नज़र के अंदर है वो ये है कि जो खोकर साहब ने बात की ना कि हुकूमत नहीं कर रही। देखिए वही बात है कि हुकूमत के पास कुछ सहारे तो हैं जिसकी वजह से हुकूमत ने पिछले 3-3.5 साल जो है वो जिस तरीके से गुजारे, अगर उन्होंने बिल्स बुलडोज करने होते हैं हो जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस पास कराने होते हैं वो भी चीज़ें हो जाती हैं उस तरीके से, और भी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। लेकिन असल मसला है गवर्नेंस का, असल मसला है कि मईशत का। ये मसला नहीं है कि ऑपोजिशन अपना किरदार जो है हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत के लिए तो ये ऑपोजिशन एक्चुअली बड़ी आइडियल ऑपोजिशन है, क्योंकि ये इन्होंने बीच में थोड़ा सा टफ टाइम जरूर दिया होगा, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि सेनेट के जब चेयरमैन का इलेक्शन होना था तो फिर बाप के वोट ले लिए जाते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, जब वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद। तो ये भी हमने देखा कि वो फिर वो किस किस्म की ऑपोजिशन होगी जो उन्हीं से वोट लेगी कि जिन्होंने एक्चुअली गवर्नमेंट के सारे बिल्स को भी वोट देने हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वही उन्हीं के वोटों से बने हुए हैं। तो ये वाली जिस तरह की ऑपोजिशन है मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए बड़ी आइडियल है, क्योंकि ये हुकूमत जो है पीटीआई ने असल में जो सही ऑपोजिशन अगर कैसे को कहते हैं तो उन्होंने की थी। पिछली हुकूमत में भी पीटीआई ने सही टफ टाइम दिया था गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट खुद अपने लिए ऑपोजिशन है। मेरे ख्याल में पीटीआई की एक ऑपोजिशन की शायद जो एक नेचर है वो बहुत ही अच्छी, वो अपने लिए भी उनको जरूरत ही नहीं है ऑपोजिशन की, वो खुद ही अपने लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में खैर बाकी जो चीजें हैं कि देखिए जमहूरियत के ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और हमारे जैसे ममालिक के अंदर जहां पर और पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए टाइम वक्त देने की जरूरत है। खाली सियासी जमातों को इस तरीके से कि बस उनमें कुछ है ही नहीं, वो भी गलत है कि आप सियासी जमातों को इस तरह नहीं कहते। इलेक्शन जो है सही, वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस तरह की चीज। बिल्कुल सही। आमिर जाद साहब सर, अब वक्त हमारे पास थोड़ा रह गया तो एक और टॉपिक था कवर करने के लिए। कराची के अंदर सर खास तौर पे जो सारा लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक मसला रहा, MQM का एहतजाज रैली थी, उसके ऊपर शोर मचा, उससे पहले जमात इस्लामी का धरना। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कोई ना कोई मुआहदा तो हो गया है, मगर MQM जो है अभी भी उसके ऊपर सवाल उठा रही है। अब सर आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? ये जो कराची में मकामी हुकूमतों पे लड़ाई है या तजाद है, मैं समझता हूँ ये जो हमारी ब्रॉडर पॉलिटिक्स है उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी का तसलसल है कि हमारे जो पार्लिमानी निज़ाम है ये अपने तजादात को हल करने में नाकाम है।
बल्कि इसके खमीर में एक आपको अदम इस्तेकाम नजर आएगा। इसकी मुख्तलिफ शक्लें आपको मुख्तलिफ सूबों में, चाहे वो मरकज हो चाहे सूबे हों, आपको नजर आती है। और हमारी सियासी जमातों में वो बालिगुल नजरी नहीं है, वो अवाम के साथ कमिटमेंट नहीं है कि जहां पर वो प्रो पीपल लेजिस्लेशन कर सकें और चीज़ों को हल कर सकें। अब असूली तौर पे हमारे बहुत सारे नादान दोस्त ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत की आवाज़ है, बड़ी तरक्की पसंद पार्टी है और 18वीं तरमीम की चैंपियन है। लेकिन हकीकतन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ है, जो कि बड़ी ज़रूरत होती है थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। वो नज़र नहीं आता आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपको ये भी पता है कि 18वीं तरमीम में ये भी था कि जी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा, वो ये भी देने के लिए तैयार नहीं है। और इन्होंने इस्लामाबाद से ताकत लेके जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में मुक़य्यद कर दी है, वहां पर जमा कर दी है। और 13-14 बिल्कुल सही सर, ये सब जमातों का बहुत बड़ा मसला है। वेरी क्विकली मेमल साहिबा, आप भी देख रही हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस सारे मामले को, डेवोल्यूशन के लिए जमातें तैयार नहीं हैं? देखिए मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम तो खैर एक वेरी क्विकली जी, वी रन आउट ऑफ टाइम। जी मैंने कहा 18वीं तरमीम तो खैर बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कराची में उस दिन हुआ वो बहुत बुरा हुआ। और जमहूरी हुकूमतें मतलब पीपल्स पार्टी से तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था, और मेरे ख्याल में उनको शायद रियलाइज भी हुआ क्योंकि ये जिस किस्म के एक हाई हैंडेडनेस हमने पुलिस ब्रूटैलिटी देखी है, वो एक शायद ऐसी हुकूमत है जो समझ रही है उनका कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन सब हुकूमतों के मुतबादिल होते हैं, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि वो उधर किस किस्म के तर्ज हुकूमत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दो मेहमान ने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान के इलाके केच में जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, उसके अंदर फौजी जो हलाकतें हैं और वो हुई। ISPR के मुताबिक 25 और 26 जनवरी के दरमियान की जो रात है, केच की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 10 पाकिस्तानी फौजी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। 3 दहशतगर्दों को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR का मजीद ये कहना था कि इस हमले में मुलव्विस जो दहशतगर्द हैं उनका पता चलाने की तहकीकात की जा रही हैं। एक माह के दौरान ये इस चेक पोस्ट के ऊपर दूसरा हमला था। इससे कबल 24 दिसंबर को भी इसी चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसके दौरान जो 2 सिपाही जो थे वो शहीद हुए। इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शहजाद जी साहब। वेलकम टू द शो सर। शहजाद साहब, सर ये ऑब्वियसली दहशतगर्दी के वाक़यात में तो हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर ख़ास तौर पे ये केच में एक ही सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे 2 हमले, सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट केच के अंदर दश्त का इलाका है और ये एक काफ़ी रिमोटली लोकेटेड पोस्ट है एज़ पर द रिपोर्ट्स जो हमने पढ़ी हैं और देखी हैं और नक्शे पे जो नज़र आता है। तो इसकी पोजीशन ऐसी है कि पहाड़ के बिल्कुल बेस पे ये जगह आती है और इसलिए ईरान और पाकिस्तान के बीच वाला जो इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इसका ये सारी टेरेन वो बनती है। जाहिर है कि बलूचिस्तान बज़ात खुद चूँकि 1/3 है पाकिस्तान का, 1/3 ऑफ टोटल एरिया बलूचिस्तान कवर करता है, तो वहाँ पर उस किस्म की, और पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 6 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है वहाँ की। तो जब आप ये सब कुछ देखते हैं तो आप देखते हैं कि इतने बड़े एरियाज़ हैं जो कि अनऑक्यूपाइड हैं, जहाँ पर कि आप नोशनली तो एक रिटेन करते हैं रियासत की और अपने लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर मौजूद कोई नहीं होता। तो वहाँ पर छुपने की जगह बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पर जो जिस किस्म के ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, ईरान की तरफ से भी हैं, लोकेटेड हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के उस एरिया के अंदर है जहाँ पर के अभी तक फेंसिंग हुई नहीं है। तो ये तमाम लोग उस तरह के जो गालिबन बलोची नेशनलिस्ट्स हैं, ये उस तरह की कार्रवाइयाँ वहाँ पर किए जा रहे हैं। ये भी याद रखिए कि बलूचिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी ऑल नो दैट, हमें सब मालूम है कि कब से ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, और ख़ास तौर पे वो इसके ज़िले, वो अज़ला जो कि कोयटा से बहुत दूर हैं या बॉर्डर्स के करीब हैं, वहाँ पर इस किस्म की
जो रुझानात है ज़्यादा है। सीपैक के स्टार्ट होने के बाद जहाँ पर कि रियासत को मुख्तलिफ तौर पर चैलेंज किया जा सकता था, इन ग्रुपों ने ज़्यादा इनको शहजाद मौके मिले हैं। माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट क्या आप इसको लिंक करेंगे विद द इवेंट्स इन अफगानिस्तान? बिकॉज ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वाक़यात पिछले दिनों में हमने देखे, तो हम बार बार अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं। वहाँ अफगान तालिबान की हुकूमत आई, TTP को ऑब्वियसली कुछ स्पेस मिली है, हुकूमत उधर से निगोशिएट भी कर रही है। तो क्या आपके ख्याल में बलूचिस्तान पे भी असर पड़ सकता है जो ये वाक़यात हुए हैं वहाँ? नहीं, देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। TTP का जो रुझान, जो हदफ, जो उसकी सोच, कॉम्पोजिशन है, वो इंटायरली डिफरेंट है। आपने ज़रब अज़्ब की और उसको शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान से साफ करवा के बाहर फेंक दिया। उस वक्त जब वो बाहर निकले, यहाँ से उनको बाहर निकाला गया, कुछ मारे गए, कुछ बाहर चले गए, तो उन्होंने वहाँ पर अफ़गान तालिबान के साथ कोलोकेट हुए जब, तो वहाँ पर अमेरिका का तसल्लुत था। अमेरिका और नेटो की अफवाज ने अफ़गानिस्तान पे एक आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन एक किस्म का एक अनईजी काम कह लीजिए, मेंटेन, सस्टेन किया हुआ था। यहाँ यानी जहाँ पे उनको नज़र आता था कि किसी किस्म का कोई ग्रुप जो कि मिलिटेंट ग्रुप है, चाहे वो अफ़गान तालिबान से थे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से थे या दाइश के थे, तो वो अमरीकी अफवाज उसके खिलाफ एक्ट करती थी। तो जो लिबर्टी ऑफ ऑपरेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, इन ग्रुपों का बहुत तंग होकर रह गया था, सिवाय उस वक्त तक जब तक कि बातचीत का अमल शुरू नहीं हुआ। जब बातचीत का अमल शुरू हुआ अफगान तालिबान और अमेरिका के बीच में, तो ये जो ग्रुप थे जो उनके साथ मिले हुए थे, जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह हैं, तो इनको एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिला कि शायद अब ये पाकिस्तान में भी उस तरह इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो ये तो अफगानिस्तान का ताल्लुक है। उसके दो तरीके हैं, आप उसको रद्दुल फसाद के थ्रू या ज़रब अज़्ब की एक कंटिन्यूशन, या जिस तरीके से भी आप चाहते हैं, यानी आया इस तरफ सरहद के या सरहद के उस तरफ, उनको आप, हमें तरीका आता है डील करने का। दूसरा, वो ये नहीं कह रहे कि आपकी रियासत को चैलेंज करके कि रियासत को अलहदा किया जाए, किसी हिस्से को अलहदा किया जाए। वो ये कहते हैं यहाँ पर इस किस्म की सोच और कानून लागू किया जाए जो कि हमारे आइन से मुतसादिम है। तो उसका उनका मामला दूसरा है, उनको हैंडल करने का, उनको डील करने का मामला दूसरा है। ये बलोच वाले जो हैं, ये एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर मामलात को देखते हैं। नेशनलिस्ट्स हैं, ये जो ग्रुप अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, कुछ उनको नाराज बलोच कहते हैं। तो इनकी हदफ मुख्तलिफ है। ये पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम नहीं करते, रियासत के तसल्लुत को बलूचिस्तान के पे तस्लीम नहीं करते। तो ये रियासत को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि यहाँ का निज़ाम बदलो, ये कह रहे हैं ये है ही नहीं आपके यहाँ, ये रियासत के अंदर आते नहीं है, पाकिस्तान की रियासत के अंदर। तो इंटायरली डिफरेंट। तो इसलिए हम गलत होंगे अगर हम बलोच वालों को TTP के साथ मिला के डील करने की कोशिश करेंगे। जो TTP को डील करना है वो इंटायरली डिफरेंट है, जो बलोच को डील करना है वो रियासत के डायरेक्ट एडवर्सरीज हैं इस वक्त। इसीलिए आपकी मिलिट्री पे और आपके रियासत के इदारों पे वो हमले करते हैं बनिस्बत किसी और जगह के। बिल्कुल सही शहजाद साहब, बट क्या ऐसी कोई तब्दीली बलूचिस्तान के हवाले से हुई है कि आपको लग रहा है कि हम आने वाले दिनों में यहाँ भी ज्यादा अटैक्स देख सकते हैं? और दिस वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जैसे आपने कहा कि क्योंकि इलाका जो है वो ऐसा है कि एक चेक पोस्ट पे 2 हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। देखिए, 38% इंक्रीज है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में एवर सिंस अगस्त 15 ऑफ लास्ट ईयर, जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर गया। पहली उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो तसल्लुत था, जो कंट्रोल था, चाहे मैनेज था, चाहे आर्टिफिशियल था, उसने किसी न किसी तरीके से चीज़ों को क्वाइट रखा हुआ था। जो ही अमेरिका का वो हटा, अफगान तालिबान का वो कंट्रोल नहीं है, उस तरह का मैनेजमेंट नहीं है, वो तसल्लुत नहीं है, वो रेट नहीं है। वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो दाइश के हों, चाहे किसी के हों, वो सब के सब दोबारा से एक्टिव हो गए। पहली बात तो ये बनी। दूसरी, बलूचिस्तान के अंदर ये जो ग्रुप्स हैं ये बहरहाल साथ साथ चलते रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब अफगानिस्तान बजाते खुद एक मसला बना 15 अगस्त के बाद, तो पाकिस्तान के इदारों का जो फोकस था, पाकिस्तान की हुकूमत का फोकस, वो अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा माइल हुआ और शायद जिसे कहते हैं आई ऑन द बॉल बलूचिस्तान में थोड़ी सी हट गई। तीसरा, ये भी याद रखें, फेंसिंग की वजह से वहाँ पर वो जो जिस किस्म की इलिसिट ट्रेड वहाँ पे होती है, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो ड्रग रनिंग है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या बाकी किस किस्म के मसाइल हैं, ये सब के सब जो है वो रास्ते ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से आपको एक तेज़ी नज़र आती है। दिस इज़ लाइक फोर्सिंग दी पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत ऑन द बैक फुट कि आप जगह छोड़ दीजिए, हमारी पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी को डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि हमने तो यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं,
हमने आपके लिए हमले भी करने हैं, हमने यहाँ पे इलिसिट ट्रेड भी करनी है, हमने बाकी सारे मामलात करने हैं। अगर आपने यहाँ पे फेंसिंग करके और काबू करके कंट्रोल कर लिया तो फिर तो हमारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों साइड्स के ऊपर से आपको वहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट नजर आती है बलूचिस्तान सिस्तान के प्रोविंसेस के अंदर। सर, जो गवादर के अंदर भी हमने पिछले दिनों में वाकयात देखे, वुड यू सॉर्ट ऑफ से कि उनसे कोई फर्क पड़ सकता है ये इस किस्म के जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं? बिल्कुल, देखिए फर्क पड़ने इस तरह पड़ता है ना, फर्क ये पड़ता है कि लाहौर में किया किसी ने और वो किसी बलोच ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब लाहौर और बलूचिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रियासत को कमज़ोर दिखाने के लिए, रियासत को ये दिखाने के लिए कि हम जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं, जिस तरह चाहे पहुँच सकते हैं। लेकिन असल में देखिए कब से ये बलोच नेशनलिस्ट या बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं ये लगे हुए हैं, क्यों अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए? उसकी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ पर सिर्फ 6 मिलियन की पॉपुलेशन हो, 1/3 पाकिस्तान की वहाँ पे टेरिटरी है, उसके अंदर इतना ये फैलाव है कि बहुत ज़्यादा एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ कोई आदमी रहता ही नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रेजेंस ना सिक्योरिटी फोर्सेस की है ना इनकी है। इसलिए वो जो मोमेंटम डेवलप करना होता है किसी शक्ल में, जो कि एक तहरीक बन जाए, चाहे वो जिस किस्म की भी तहरीक हो, वो बन नहीं पाती। ये एक सिक्योरिटी का एलिमेंट भी है, यानी वो इतनी बड़ी टेरिटरी है कि वो हमलावर को भी खा जाती है और वो डिफेंसिंग फोर्सेस को भी खा जाती है, तो इसलिए उसका असर नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।